नमस्कार। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ग्रामीण और नगरीय जाति व्यवस्था के बारे में। जाति व्यवस्था ग्रामीण सामाजिक स्तरीकरण का एक प्रमुख आधार है। यह हिंदुओं के सामाजिक संगठन की प्रमुख विशेषता है। जाति के बिना हम भारतीय सामाजिक संस्थाओं के मूल रूप को नहीं समझ सकते हैं। भारत में जाति ही व्यक्ति के कार्य, परिस्थिति, उपलब्ध अवसरों और असुविधाओं को तय करती है। प्रमुख समाजशास्त्री A.R. देसाई का मानना है कि जाति प्रथा गांवों में पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन प्रणालियों, उनके निवास स्थानों तथा सांस्कृतिक प्रतिमानों को निश्चित करती है। जाति व्यवस्था के अर्थ को देखें तो अंग्रेजी में जाति के लिए कास्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। कास्ट शब्द पुर्तगाली भाषा के कास्टा से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रजाति, नस्ल यानी जन्मगत आधार। जाति शब्द से जन्म या उत्पत्ति का बोध होता है, जो वंश एवं रक्त की शुद्धता पर आधारित है। दूसरे शब्दों में शाब्दिक दृष्टि से जाति एक अंतर्विवाही वंश समूह है। जाति व्यवस्था को परिभाषित करते हुए एम.एन. श्रीनिवास ने लिखा है, जाति एक वंशानुगत अंतर्विवाही समूह है जो कि प्रायः स्थानीय होते हैं। इसका एक विशिष्ट व्यवसाय से परंपरागत संबंध होता है तथा जाति के स्थानीय पदक्रम में इसकी विशिष्ट परिस्थिति होती है। जातियों के मध्य संबंध अन्य बातों के अलावा छुआछूत की अवधारणा और प्रायः खान पान संबंधी निषेधों से नियंत्रित होते हैं, यानी जाति के अंदर ही साथ बैठकर भोजन किया जा सकता है। मजूमदार के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है और जाति को परिभाषित करते हुए कुले कहते हैं, जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब उसे हम जाति कह सकते हैं। इस परिभाषा में जाति को वंशानुक्रम की विशेषता माना गया है। मार्टिनडेल और मोनेक्सी के अनुसार जाति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिनके कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों का जादू या धर्म दोनों से समर्पित तथा स्वीकृत भाग जन्म से निश्चित होता है। हॉबल के अनुसार अंतर्विवाह और जन्मगत प्रदत्त स्थिति के माध्यम से सामाजिक वर्गों का जम जाना ही जाति है। जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता केवल उन व्यक्तियों तक सीमित होती है जो सदस्यों से जन्म लेते हैं और इस प्रकार से पैदा हुए व्यक्ति ही इसमें सम्मिलित होते हैं। ये सदस्य एक कठोर सामाजिक नियम द्वारा समूह के बाहर विवाह करने से रोक दिए जाते हैं। यह परिभाषा दी है केतकर ने। इस प्रकार इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि जाति एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो अपने सदस्यों पर खान पान, विवाह, व्यवसाय और सामाजिक सहवास संबंधी प्रतिबंधों को लागू करती है। इन परिभाषाओं से जाति व्यवस्था की कुछ विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है, जाति जन्म पर आधारित होती है। जाति व्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि जाति जन्म से आधारित होती है। जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसी का सदस्य बन जाता है और अपने जीवन काल में वह जाति बदल नहीं सकता। प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता है जो उसे अपने पूर्वजों से प्राप्त होता है। प्रत्येक जाति का एक व्यवसाय के साथ संबंध जुड़ा होता है, जैसे लुहार लोहे के कार्य से, सुथार लकड़ी के, सुनार सोने चांदी के, ब्राह्मण पूजा पाठ से, नाई बाल काटने के, ढोली ढोल बजाने के, चमार चमड़े के एवं जुलाहा कपड़े बुनने के कार्य से पहचाने जाते हैं। वर्तमान समय में जाति और व्यवसाय के पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन हो रहा है और एक जाति अनेक व्यवसायों में तथा अनेक जातियां एक व्यवसाय में लगी हुई हैं। भारतीय समाज में पेशे के आधार पर परस्पर निर्भरता की स्थिति सामाजिक संगठन का आधार थी, जिसे हम जजमानी प्रथा के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आज आधुनिकता के चलते नगरीकरण, औद्योगिकरण आदि के कारण जाति का अपना परंपरागत व्यवसाय बहुत कम रह गया है। जाति की तीसरी विशेषता है कि यह स्थायी होती है।
जाति व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति की जाति हमेशा के लिए स्थायी होती है। उसे कोई बदल नहीं सकता या छोड़ नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति अगर आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से या किसी अन्य साधन से कितनी भी उन्नति कर ले, लेकिन उसकी जाति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता है। जाति व्यवस्था में ऊंच नीच की भावना या एक संस्तरण पाया जाता है। समाज में प्रत्येक जाति की एक निश्चित सामाजिक स्थिति होती है। इस व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे ऊपर और उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तथा सबसे नीचे अछूत जातियां होती हैं। इस संस्तरण में जातियों का ऊपर या नीचे गमन करना साधारणतया असंभव सा होता है। हालांकि अब वर्तमान भारतीय ग्रामीण समाज में जाति के परंपरागत संस्तरण के आधारों में कमी देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी जाति ने समाज को विभिन्न उच्च और निम्न स्तरों में विभाजित किया है। प्रत्येक जाति का व्यक्ति अपनी जाति की सामाजिक स्थिति के प्रति जागरूक रहता है। जाति व्यवस्था की एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि अपने सदस्यों को यह मानसिक सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें सभी सदस्यों को पता होता है कि उनकी समाज में क्या स्थिति है और उन्हें क्या करना चाहिए। प्रत्येक जाति में विवाह संबंधी नियम पाए जाते हैं। जातियां अनेक उपजातियों में बटी हुई है। प्रत्येक उपजाति अपने ही समूह में विवाह करती है। दूसरी जातियों में विवाह करने की उसे छूट नहीं है। ऐसा करने वालों को जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। जाति एक अंतर्विवाही समूह है। भारतीय जाति व्यवस्था ने हिंदू समाज को अनेक छोटे और बड़े खंडों और उपखंडों में विभाजित करके रखा है। प्रत्येक खंड सदस्यों के पद, परिस्थिति और कार्यों को तय करता है। जाति प्रधान समाज में सदस्यों की सामूहिक भावना संपूर्ण समाज के बजाय अपनी जाति तक ही सीमित होती है। जाति के नैतिक नियमों का पालन करना व्यक्ति अपना कर्तव्य समझता है। ऐसा न करने पर जाति पंचायत उसे दंड देती है। जी.एस. घुरियर ने भी जाति व्यवस्था की 6 विशेषताएं बताई हैं। पहला, समाज का खंडात्मक विभाजन। दूसरा, सामाजिक संस्तरण। तीसरा, भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। चौथा है विभिन्न जातियों की सामाजिक और धार्मिक निर्योग्यताएं तथा विशेषाधिकार। पांचवा, पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव। और अंतिम विशेषता उन्होंने बताई है विवाह संबंधी प्रतिबंध। जाति व्यवस्था का अर्थ, परिभाषाएं और विशेषताएं देखने के बाद अब हम बात करते हैं ग्रामीण समाज में जाति व्यवस्था के बारे में। भारतीय गांवों में जाति सामाजिक संगठन की आधारशिला है। वह आज भी एक शक्तिशाली संगठन है। जाति गांव में व्यक्ति के प्रत्येक व्यवहार को निर्धारित करती है। ग्रामीण समाज का आर्थिक जीवन भी जाति के द्वारा बहुत हद तक निर्धारित होता है। गांव में जातियां उत्पादन समूह के रूप में कार्य करती हैं। प्रत्येक जाति समूह के उत्पादन के कुछ नियम और सीमाएं होती है जिनका उन्हें पालन करना होता है। प्रत्येक जाति के उपभोग के भी कुछ विशिष्ट प्रतिमान होते हैं। जाति ही अपने सदस्यों के लिए खान पान, वस्त्र, आभूषण, बर्तन और वस्तुओं के चुनाव को निर्धारित करती है। उपभोग का प्रकार उत्पादन को भी तय करता है और उत्पादन से प्रभावित भी होता है। ऋणग्रस्तता भारतीय गांव की प्रमुख समस्याओं में से एक है। ग्रामीण ऋणग्रस्तता का अध्ययन भी जाति के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में जाति का ऋणग्रस्तता व साख के मध्य पाए जाने वाले संबंधों के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है। कुछ जातियां ऐसी हैं जो वंशानुगत रूप से ही ऋणग्रस्त हैं। दूसरी ओर कुछ जातियां गांव में ऋण देने का कार्य करती हैं। जाति अपने सदस्यों के घरों के रूप, रहन सहन की आदतों और निवास क्षेत्र के चुनाव को भी निर्धारित करती है। प्रत्येक गांव विभिन्न क्षेत्रों, बस्तियों और मोहल्लों में बटा होता है। प्रत्येक मोहल्ले में एक विशिष्ट जाति रहती है और वह उसी के नाम से जाना जाता है, जैसे जैन मोहल्ला, हरिजन बस्ती, तेलीवाड़ा, मोचीवाड़ा। अपने जातीय व्यवसाय को त्याग देने के
बावजूद भी एक व्यक्ति अपने जातीय क्षेत्र में ही निवास करता है और जाति के अन्य सदस्यों से अंतर्क्रिया करता है। जाति व्यवस्था का संयुक्त परिवारों पर भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि संयुक्त परिवार और जाति व्यवस्था ग्रामीण जीवन को प्रभावित करने वाली दो मुख्य संस्थाएं हैं। संयुक्त परिवार में जातीय नियमों का कठोरता से पालन कराया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में जाति सामान्यतः संयुक्त परिवारों का एक झुंड है, इसलिए जाति उन परिवारों के जीवन को एक विशिष्ट ढांचे में ढाल देती है। ग्रामीण समाज में जाति शैक्षिक जीवन को भी प्रभावित करती है। जाति व्यक्ति का शिक्षा के प्रति मनोभाव और शिक्षा के ढंग आदि को निर्धारित करती है। जाति के अनुरूप ही शिक्षा के प्रति धारणा पाई जाती है। एक ब्राह्मण बालक का धार्मिक शिक्षा के प्रति अधिक झुकाव होगा, क्योंकि उसे प्रारंभ से ही इस प्रकार का पर्यावरण मिला होता है। कृषि करने वाली जातियों का झुकाव कृषि के प्रति और दस्तकारी जातियों का झुकाव उद्योग धंधों की शिक्षा के प्रति होता है, जबकि अछूत बालक शिक्षा की उपेक्षा करता है। गांव में जाति धार्मिक जीवन से भी बहुत घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। अनेक धार्मिक पुस्तकों में जाति की उत्पत्ति, कार्य और नियमों का उल्लेख मिलता है। निम्न जातियों को धार्मिक कर्मकांड की मनाही होती है। नगरों में धर्म का प्रभाव चाहे घट रहा हो, किंतु गांव में आज भी जाति लोगों के धार्मिक जीवन को निर्धारित करती है। गांव में राजनीतिक जीवन भी जाति से प्रभावित होता है, क्योंकि ग्रामीण लोगों में जातीय चेतना नगरों की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए गांव की राजनीति भी जाति से प्रभावित होती है। चुनाव में लोग साधारणतः अपनी ही जाति के व्यक्ति के लिए प्रचार करते हैं, मत जुटाते हैं और मत देते हैं। गांव में जाति के आधार पर राजनीतिक संघर्ष भी देखे जा सकते हैं। गांव की मूल्य व्यवस्था भी जाति से प्रभावित होती है। जाति ही सामाजिक समूहों के जीवन के नियमों तथा प्रतिमानों को निर्धारित करती है, इसलिए बहुत कुछ सीमा तक यह ग्रामीण समाज में पाए जाने वाले मूल्यों को एक आकार प्रदान करती है। नगरों की तुलना में गांव में सामाजिक मूल्यों पर जातिगत परंपराओं का अधिक प्रभाव होता है, इसलिए जाति और सामाजिक मूल्य व्यवस्था के पारस्परिक संबंधों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। वर्तमान समय में ग्रामीण समाज में पश्चिमीकरण, यातायात और संदेश वहन के साधन, नए व्यवसायों, नगरीकरण, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन, औद्योगिकरण और कानूनों के प्रभाव से जाति व्यवस्था में परिवर्तन आया है। ब्राह्मणों की स्थिति में गिरावट देखने को मिली है। जाति के संस्तरण में भी परिवर्तन होने लगा है। वर्तमान में कई निम्न जातियों ने सांस्कृतिकरण और राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर अपनी सामाजिक स्थिति ऊंची उठा ली है। निम्न जातियों की सामाजिक धार्मिक निर्योग्यताओं में परिवर्तन आया है। इसी के साथ खान पान के प्रतिबंधों में भी शिथिलता आने लगी है। विवाह संबंधी प्रतिबंधों में भी परिवर्तन हुआ है और साथ ही जन्म का महत्व घट के व्यक्ति की योग्यता और शिक्षा को महत्व मिलने लगा है। इसलिए ग्रामीण भारत में जाति व्यवस्था में अनेक नवीन परिवर्तन आ रहे हैं। फिर गांव में नगरों की अपेक्षा परिवर्तन की गति धीमी है और आज भी जाति का प्रभाव कम या ज़्यादा मात्रा में दिखाई देता है। जब हम बात करते हैं नगरों में जाति व्यवस्था के बारे में, तो भारत में स्त्रीकरण के दो मुख्य स्वरूप पाए जाते हैं। एक है जाति व्यवस्था और दूसरा है वर्ग व्यवस्था। गांव में स्त्रीकरण का मुख्य आधार जाति व्यवस्था होता है, जबकि नगरों में जाति व्यवस्था पाई तो जाती है, लेकिन स्त्रीकरण का जो मुख्य आधार है वह वर्ग व्यवस्था होता है। नगरों में गांव के समान जातियां पाई तो अवश्य जाती हैं। व्यक्ति किसी न किसी जाति का सदस्य भी ज़रूर होता है, वह जाति के प्रभाव क्षेत्र से मुक्त नहीं हो पाता है। जाति ग्रामीण क्षेत्र की तरह ही नगरीय क्षेत्रों में भी जीवन की एक वास्तविकता है। यहाँ अंतर केवल इतना है
कि जहां ग्रामीण क्षेत्रों में जाति संबंधी प्रतिबंधों का आज भी कड़ाई से पालन किया जाता है, वहां नगरीय क्षेत्रों में यह प्रतिबंध शिथिल हुए हैं। नगरीय क्षेत्रों में भी संसरण की प्रणाली में नीची समझे जाने वाली जातियों में जातीय प्रतिबंधों का आज भी कड़ाई से पालन किया जाता है। नगरीय क्षेत्रों में शिक्षा, पाश्चात्य मूल्यों के प्रसार, यातायात और संदेश वाहन के नए साधनों तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार और एकाकी परिवारों की बढ़ती संख्या, सहशिक्षा, कल कारखानों में विभिन्न जातियों के व्यक्ति के साथ साथ काम करने आदि कारणों से जाति प्रथा में काफ़ी परिवर्तन आए हैं। अब यहाँ जाति प्रतिबंधों की अधिक चिंता नहीं करते हुए प्रेम विवाह और अंतरजातीय विवाह होने लगे हैं। खान पान संबंधी संबंधों में शिथिलता आई है। विभिन्न जातियों के लोग एक साथ उठते बैठते खाते पीते हैं। जातीय आधार पर ऊंच नीच की भावना में भी कमी आई है। अब अस्पृश्यता उस रूप में देखने को नहीं मिलती जिस रूप में कुछ समय पूर्व ग्रामीण समाज में पाई जाती थी। इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि नगरों में जातियां समाप्त हो रही हैं और उनका स्थान वर्ग लेते जा रहे हैं, लेकिन इतना अवश्य है कि एक ही वर्ग में विभिन्न जातियों के लोग देखने को मिलते हैं। एक ही जाति के सदस्यों में शिक्षा और आर्थिक स्थिति के आधार पर सामाजिक दूरी बढ़ती जा रही है। इसके विपरीत समान आर्थिक और सामाजिक स्थिति के आधार पर बनने वाले वर्गों में विभिन्न जातियों के व्यक्तियों में निकटता बढ़ी है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।